नमस्कार, 8 बजे की खबरों में स्वागत है आपका। मैं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के अपूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इनको गिरफ्तार किया है और ईडी की टीम ने मनीष सिसोदिया से 8 घंटे तक आज पूछताछ की और इस पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी के सूत्रों के मुताबिक आज मनीष सिसोदिया से के कविता की भूमिका और 100 करोड़ की रिश्वत को लेकर सवाल किए गए। ईडी के सूत्रों के मुताबिक सवालों का संतोषजनक जवाब न देने पर उनकी गिरफ्तारी की गई। तो मनीष सिसोदिया से आज लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी को 3 दिन का वक्त जो है उनसे पूछताछ का मिला था और आज दूसरे दिन पूछताछ में सवाल जो पूछे गए उनसे, जो ईडी के सूत्र हैं उनका कहना है कि संतोषजनक जवाब न देने पर उनकी गिरफ्तारी की गई। उधर अरविंद केजरीवाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि मनीष को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा नहीं मिला, कल बेल पर सुनवाई है, कल मनीष छूट जाते तो आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इनका एक ही मकसद है, मनीष को हर हालत में अंदर रखना, रोज नए फर्जी मामले बनाकर। जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। ईडी के द्वारा एक लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा भी यह स्पष्ट करती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है। दोस्तों, ये लोकतंत्र है, यहाँ भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा हो, भ्रष्टाचार की जड़ें चाहे कितनी भी बड़ी हो, जांच एजेंसियों को आप डरा धमका नहीं सकते, दबाव नहीं बना सकते और दूध का दूध पानी का पानी होगा ही होगा। तो यहाँ पर मनोज तिवारी को आपने सुना जो कि कह रहे हैं कि आप यहाँ पर जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो काफी गहरी हैं और जांच एजेंसियों को आप डरा धमका नहीं सकते। वहीं कांग्रेस का क्या कहना है इसको लेकर वो भी आप देखिए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इसे लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा है। तो वहां क्योंकि इनकी जान बच रही थी, अपने आप को बचाना चाहते थे, तो अपने आप को बचाने के लिए तो केजरीवाल किसी को भी धोखा दे सकता है। लेकिन यहां क्या करें भाई, खबर तो यह है कि गंगा जी में इन्होंने भी हाथ धोए हैं, यही तो खबर है ना। तो जब गंगा जी में खुद हाथ धोए हैं तो अकेले कैसे छोड़ देंगे? तो फिर उस व्यक्ति का जो केवल आपका मुखौटा बन के इस पूरे कांड में काम कर रहा था, उसके बचाव में तो उतरना पड़ेगा केजरीवाल को। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला जो मामला है उसको लेकर यहाँ पर पूछताछ जो है हुई। ईडी और सीबीआई दोनों इस मामले को देख रहे हैं और आज ईडी ने लंबी करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है और कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और इस पर किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी हमने आपको दिखाई। हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, बताइए, काफी लंबा 8 घंटे के करीब की पूछताछ ईडी की आज रही, उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। क्या चीजें रही जो गिरफ्तारी की वजह बनी ईडी की? देखिए, बिल्कुल तिहाड़ जेल में ये ईडी की मनीष सिसोदिया से दूसरे दौर की पूछताछ थी और आज करीब 8 घंटे पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद ईडी सूत्रों के मुताबिक जो है, जो सवाल मनीष सिसोदिया से पूछे जा रहे थे उस सवालों की वो ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे, जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। इसके अलावा कुछ और ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे जिनके वो ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे। तो इसलिए ईडी का दावा यह है, इसलिए मनीष सिसोदिया की कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया है और कल जो है 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से ईडी उनकी फर्दर रिमांड की मांग करेगी। हालांकि कल जो है मनीष सिसोदिया की बेल पर भी सुनवाई है, तो कल देखना होगा कि जो कोर्ट है वो ईडी को रिमांड देता है या फिर उनकी बेल पर सुनवाई करता है। तो कल 2 बजे ईडी जो है तिहाड़ जेल से लेकर मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट आएगी और वहां पर पेश करेगी। दूसरा यह है कि इस मामले में जो ईडी है वो अब तक कुल 12 आरोपी ईडी ने गिरफ्तार कर लिए हैं। जो मनीष सिसोदिया है वो 12वें ऐसे आरोपी हैं जो कि ईडी ने अरेस्ट किया है इस केस में। इससे पहले साउथ की जो लिकर लॉबी है उससे कई लोग अरेस्ट हुए थे और आरोप उसमें यह है कि साउथ की लिकर लॉबी ने आम आदमी पार्टी को करीब 100 करोड़ रुपए का कमीशन दिया और इस कमीशन का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। वहीं ईडी ने इस मामले में तेलंगाना की जो सीएम है उनके बेटी के कविता को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। उनसे अब 11 मार्च को पूछताछ होगी, तो वो भी काफी अहम रहेगा इस केस में कि
क्या ईडी उनको भी अरेस्ट करती है, क्योंकि कई बार वो पूछताछ के लिए नहीं आई हैं। तो इस पूरे मामले में लगातार जो ईडी है वो आरोपी को गिरफ्तार कर रही है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि मनीष सिसोदिया ने आबकारी पॉलिसी बनने के दौरान 7 बार अपने मोबाइल फोन या सिम कार्ड बदले हैं। जो उनके सचिव हैं सी अरविंद, उनका बयान रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने कहा कि जो ड्राफ्ट पॉलिसी थी उसमें जो है 12% की बात कही गई थी, जबकि जो ओरिजिनल पॉलिसी थी पहले उसमें 5% की बात थी, जो शराब कारोबार कमीशन था। तो इस तरह से कई सारी ऐसी बातें हैं जिनके बेसिस पर ईडी ने उनको अरेस्ट किया है। शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए। तो मुकेश बता रहे थे कि किन बातों के आधार पर यहाँ पर इनकी गिरफ्तारी ईडी की तरफ से की गई है और काफी लंबी 8 घंटे करीब की पूछताछ ये रही। ये जो मामला है दिल्ली के शराब घोटाले का, इसमें ईडी के समन को लेकर केसीआर की बेटी के कविता ने आज केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। इनसे भी पूछताछ जो है वो ईडी को करनी है कि कविता ने कहा कि तेलंगाना के चुनाव के चलते ये कार्रवाई हो रही है, जहां चुनाव होते हैं वहीं ईडी पहुंच जाती है। 27 इयर्स के बाद भी हम अभी सिर्फ चर्चा ही कर रहे हैं। पहले तो 1996 में एक बार राज्यसभा में पास हुआ, फिर वो लैप्स हो गया। 1998, 1999, 2008 रिपीटेडली विमेन्स रिजर्वेशन बिल को लाने का कोशिश हुआ है। लगातार अलग अलग सरकारों ने किया है। उन सब सरकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, स्पेशली मैडम सोनिया गांधी हु वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल in bringing the bill in Rajya Sabha. From all the women across the nation, I really salute her courage. तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी का ये बयान सिर्फ बयान है या फिर एक इशारा कि पार्टी चाहती है कि कांग्रेस उनके साथ आए। हालांकि कविता ने ये भी कहा कि कांग्रेस को साथ आने के लिए उसे अपना अहंकार छोड़ना होगा। देश भर के 4000 विधायकों में से बस 600 उसके पास हैं। आज कांग्रेस की हालत अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ उनका एक बड़ा रीजनल पार्टी का दर्जा रह गया और कुछ नहीं है। दे आर नॉट ए नेशनल पार्टी एनीमोर। अगर उनका ऐसा कुछ भ्रम है उसको छोड़ना चाहिए। वो भ्रम से बाहर निकल के आके कांग्रेस पार्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए सोचना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, नॉट इन कांग्रेस पार्टी इंटरेस्ट। दिलचस्प ये भी है कि कांग्रेस के अलावा सभी 18 विपक्षी दलों के प्रतिनिधि केसीआर की बेटी और बीआरएस नेता कविता के महिला आरक्षण बिल की मांग में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अकाली दल, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, जेएमएम, आप और कुछ निर्दलीय सांसदों के साथ साथ 29 राज्यों की महिलाओं के संगठन शामिल होंगे। वैसे कविता अब ईडी के सामने 11 मार्च को पेश होंगी। माना जा रहा है कि उनसे हैदराबाद के कारोबारी रामचंद्र पिल्लई के सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। ईडी ने पिल्लई को सोमवार को गिरफ्तार किया था। ईडी पीएमएलए एक्ट के तहत कविता का बयान दर्ज करेगी। ईडी के पास पिल्लई की हिरासत 12 मार्च तक है। 13 मार्च को उन्हें फिर से दिल्ली की अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। कविता का आरोप है कि मोदी सरकार जानबूझकर विपक्ष को टारगेट कर रहा है। हमने गलती नहीं की, हम तो आ रहे ईडी में, हम कल भी जाएंगे। आपको जो करना है करिए, जो लीगल कोर्ट से लीगल एक्शन है हम पूरा आपसे कोऑपरेट करेंगे। लेकिन बीएल संतोष जी क्यों केस पे केस करके, दावे पे दावा करके, स्टे के ऊपर से क्यों लेके आ रहे? इस बात को जरा जनता गौर करके सोचे कि जिस दिन आप सत्ता में नहीं होंगे, आपने इन संस्थाओं का चरित्र इतना गदला कर दिया है कि कल को आप भी जद में आएंगे। हमें तब भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हम उस मिजाज के नहीं हैं। लेकिन ब्लेम तो आपको लेना होगा कि आपने क्या कर दिया इन संस्थाओं को। उधर बीजेपी का कहना है कि शायद पहली बार है कि जब भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी दल आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हम ये पहली बार देख रहे हैं। करप्शन के खिलाफ क्रांति तो हमने बहुत देखी है, करप्शन के पक्ष में क्रांति हम पहली बार देख रहे हैं। और करप्शन के क्रांतिकारियों और घोटाले के गुरु घंटालों में जो तालमेल हो रहा है, ये तालमेल नहीं है बल्कि घोटालों का घालमेल है। सरकार को छोड़कर जितने भी राजनीतिक दल हैं वो विपक्ष की एकता की बात जरूर करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि उस दल का नेतृत्व वो ही करें। अब बीआरएस पार्टी की सांसद कविता ने विमेन रिजर्वेशन बिल का मुद्दा एक बार फिर उठाया है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या उनके राज्य में महिलाओं को उपयुक्त नुमाइंदगी दी गई है या नहीं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।
आज दिल्ली सरकार में 2 नए मंत्री शामिल हुए हैं। दिल्ली के एलजी ने आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी को मंत्री पद की शपथ दिलाई। आतिशी दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री होंगी और शिक्षा के साथ पीडब्ल्यूडी, पावर और पर्यटन विभाग भी आतिशी संभालेंगी। वहीं सौरभ भारद्वाज दिल्ली के नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे। स्वास्थ्य के अलावा सौरभ भारद्वाज शहरी विकास, जल और उद्योग विभाग संभालेंगे। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद दोनों नेताओं को अरविंद केजरीवाल ने जिम्मेदारी दी है। मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक हैं। लाखों गरीब बच्चों को उन्होंने अच्छा भविष्य दिया है। सत्येंद्र जैन जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी देश को, दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है। परंतु केंद्र सरकार ने झूठे आरोप लगाकर दोनों को जेल में डाला है। ये एक मुश्किल परिस्थिति है और इस मुश्किल परिस्थिति में उनकी जिम्मेदारियां हमें संभालने को मिली हैं। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ था तो उनके भाई भरत ने उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर अपना शासन चलाया था। तो हम भी मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी की एक छोटी बहन होने के नाते उसी तरह से हम भी जब तक वो आते हैं हम उनके कार्यभार को संभालेंगे और दिल्ली वालों के काम को हम रुकने नहीं देंगे। कैसे उनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए यहाँ पे हैं और जैसे ही हमारे जो श्रद्धेय हैं सत्येंद्र जी और मनीष जी वापस आएंगे वो अपनी जिम्मेदारियाँ वापस संभालेंगे। ऐसी हमारी आशा है और ऐसी हमारी प्रभु से जो है हमारा विनय है कि ये जल्द हो। अरविंद केजरीवाल जी के बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हैं वो स्वास्थ्य के हैं, एजुकेशन के हैं, वाटर डिपार्टमेंट के हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। जो काम पिछले कुछ महीनों से स्लो चल रहे थे उन कामों के अंदर तेज़ी लाई जाए और दिल्ली वालों को जो हमने वादे किए हैं वो उसको पूरा करें। अमेरिकी खुफिया कम्युनिटी की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अब भारत को उकसाया तो भारत उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि चीन के साथ अभूतपूर्व तनाव के कारण भारत से युद्ध की आशंका बनी हुई है। क्या भारत किसी उकसावे पर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है या भारत और चीन के संबंध ऐसे तनावपूर्ण हैं कि उनके बीच युद्ध हो सकता है? ये अंदेशे यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की ताजा एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में जताए गए हैं। ये रिपोर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को सौंपी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों परमाणु ताकत वाले देशों के बीच हालात बिगड़ते रहते हैं। पाकिस्तान लंबे वक्त से भारत के खिलाफ आतंकियों का समर्थन करता रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पहले से ज्यादा संभव है कि भारत सैन्य तरीके से उकसावे का जवाब दे। कश्मीर में हिंसक उथल पुथल हुई और कोई आतंकी हमला हुआ तो टकराव की वजह बन सकता है। हालांकि दोनों देश लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर जारी रखने के पक्ष में दिखते हैं। पाकिस्तान से चल रहे भारत के खिलाफ आतंक पर अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि इस पर पाकिस्तान से बात होती है। US-Pakistan counterterrorism dialogue it provides an opportunity for the United States. हम काउंटर टेररिज्म पर पाकिस्तान से बातचीत में आतंकी खतरे चाहे उस क्षेत्र में या बाहर पर बात करते हैं ताकि साउथ और सेंट्रल एशिया आतंकवाद से मुक्त और स्थिर रहे। कोई भी ग्रुप जिसके कारण क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता पर खतरा हो हमारे लिए चिंता का विषय है और हम इस पर बात करते हैं। Combating threats to regional security. The goal of a stable and secure South and Central Asia, free from terrorism, depends on the strength of, in large part, our partnership with Pakistan. भारत पाकिस्तान के अलावा भारत चीन संबंधों का भी इस खुफिया कम्युनिटी रिपोर्ट में जिक्र है और यहाँ भी युद्ध की आशंका भी जताई गई है। इसके मुताबिक सीमा विवाद निपटाने पर बातचीत हो रही है। 2020 की जानलेवा झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव रहेगा। सीमा पर दोनों के सैनिकों का जमावड़ा है, इससे लड़ाई की आशंका बढ़ती है। पहले के तनावों को देखते हुए लगता है कभी भी और बहुत जल्दी हालात बिगड़ सकते हैं। अमेरिकी हित भी प्रभावित होंगे, सो अमेरिका को दखल देना पड़ सकता है। सीमाओं पर भारत की समस्याओं की झलक इस रिपोर्ट में है, लेकिन इसमें भारत और अमेरिका के करीबी संबंध, चीन अमेरिका तनाव और पाकिस्तान के रवैये से तंग आने की भी झलक है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का स्वागत किया गया। आईएनएस विक्रांत पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत पर आकर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा इंडो पैसिफिक के लिए ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण से केंद्र में भारत को रखने की प्रतिबद्धता दर्शाती है। आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट की शुरुआत अहमदाबाद में यादगार बन गई। इस मौके पर पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी स्टेडियम में मौजूद रहे। दोनों ही एक साथ मैदान में पहुंचे और अपने अपने देश के खिलाड़ियों से मुलाकात उन्होंने की। पीएम मोदी ने रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने स्टीव स्मिथ को कैप पहनाई। पीएम मोदी और एंथनी अल्बनीज ने गोल्फ कार्ट से मैदान का चक्कर भी लगाया और अहमदाबाद टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर 255 रन बनाए और उस्मान ख्वाजा 104 रन पर और कैमरन ग्रीन 49 रन पर नॉट आउट फिलहाल इस टेस्ट में खेल रहे हैं। और ये जो चौथा टेस्ट मैच है ये इस सीरीज के लिए भी काफ़ी अहम है क्योंकि अभी 2-1 से इस सीरीज में भारत आ गया। मशहूर फिल्म निर्देशक और दिग्गज अभिनेता सतीश कौशिक को पंचतत्व में विलीन किया गया। मुंबई में थोड़ी देर पहले उनका अंतिम संस्कार किया गया। सतीश कौशिक का निधन कल रात करीब 1 बजे दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। 66 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सतीश कौशिक ने मंगलवार को जमकर होली खेली थी और अपनी रंग बिरंगी तस्वीरों के साथ एक ट्वीट कर सबको हैप्पी होली बोलकर शुभकामनाएं भी उन्होंने दी थी और सुबह उनके निधन की खबर ने सबको चौंका दिया।